नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश राजपूत फिर से नए वीडियो के साथ में आया हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के अंदर, सभी ग्रुपों के अंदर शेयर कीजिए। ठीक है, हमने डीसी जनरेटर के भाग पढ़ रहे थे हम। तो डीसी जनरेटर के हमने बॉडी, फील्ड पोल्स और आर्मेचर, ये 3 भाग पढ़ लिए हैं। और आज हमारा आगे का नेक्स्ट है कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर को हम दिक् परिवर्तक या खंडित तुल्य भी बोलते हैं। कम्यूटेटर को हम क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक या खंडित तुल्य। ठीक है, कम्यूटेटर को हम दिक् परिवर्तक या खंडित तुल्य भी बोलते हैं। अब कम्यूटेटर होता क्या है, इसका काम क्या होता है, बना किस धातु का होता है? कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन मोटे तांबे की पत्तियों के बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। और इसे मतलब डीसी जनरेटर के आर्मेचर के अंदर विद्युत वाहक बल ऐसी प्रकृति का होता है, तो उसे डीसी में बाहर निकालने के लिए कम्यूटेटर काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नोट करेंगे, इसे हम नोट करेंगे। यह है हार्ड ड्रोन, यह है हार्ड ड्रोन तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर तैयार करते हैं। अब इसे हम हार्ड ड्रोन तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर तैयार करते हैं। जो इन पत्तियों के बीच में खांचे छोड़े जाते हैं, क्या है? इन पत्तियों के बीच में खांचे छोड़े जाते हैं। इन खांचों के बीच में क्या भरा जाता है? अब्रक। इन खांचों में अब्रक, या अब्रक को बोले तो माइका भी बोलते हैं, इसे माइका भरा जाता है। क्या भरा जाता है? अब्रक, या इसे बोले तो माइका। देखो, मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूं। इस डायग्राम के अंदर मतलब एक कम्यूटेटर है और ये हार्ड ड्रोन तांबे की मोटी पत्तियां हैं। अब इन पत्तियों के बीच में खांचे छोड़े जाते हैं। अब इन खांचों के बीच में मतलब ये खांचे छोड़े गए हैं। अब इन खांचों के बीच में क्या भरा जाता है? अब्रक या माइका। अब अब्रक और माइका क्यों भरते हैं? अब्रक माइका इसलिए भरते हैं कि ये जो आपस में पत्तियां हैं शॉर्ट सर्किट न हो। क्यों भरते हैं? कि आपस में शॉर्ट सर्किट न हो। अब ये माइका है, मतलब माइका, अब्रक विद्युत का कुचालक। इसकी एक विशेषता है, विद्युत का तो कुचालक, वह उष्मा का सुचालक होती है। ठीक है, अब्रक क्यों भरते हैं? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक एवं उष्मा का कुचालक होती है। अब जो एक कठोर मोटे तांबे की पत्तियां हैं, जो ये कठोर
मोटी तांबे की पत्तियां, तांबे की पत्तियां, इनको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे? सेगमेंट। इन कठोर तांबे की पत्तियों को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे सेगमेंट बोला जाता है। अब इस कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? कम्यूटेटर का कार्य, कम्यूटेटर का कार्य, कम्यूटेटर डीसी जनरेटर के आर्मेचर के अंदर उत्पन्न हुई विद्युत वाहक बल को डीसी में परिवर्तित करना किसका कार्य है? कम्यूटेटर का। मतलब हम इसे बोले तो डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ऐसी प्रकृति का होता है तो इसे आउटपुट डीसी में बदलने का कार्य करता है। क्या काम करता है ये? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ठीक है, अब हमारा फिर से देखेंगे हम कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक या खंडित वलय भी बोलते हैं। कम्यूटेटर हार्ड्रोन तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर तैयार किया जाता है और इन पत्तियों के बीच में खांचे छोड़े जाते हैं। इन खांचों में अभ्रक या माइका भरी जाती है। अभ्रक और माइका की एक विशेषता है कि ये विद्युत का तो कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। और जो ये मोटी तांबे की पत्तियां होती है इन्हें क्या बोलते हैं? सेगमेंट। कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। अब हमारा नेक्स्ट भाग आएगा बर्स। नेक्स्ट भाग कौन सा आएगा? 5 नंबर, बर्स या बर्स होल्डर, बर्स या बर्स होल्डर। अब बर्स, जो ये बर्स होते हैं क्या काम आते हैं, किस धातु के बने होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं? अब ये जो ये बर्स होते हैं ये कार्बन के, सामान्यतः किसके बने होते हैं? कार्बन के। इसका कार्य क्या है पहले तो ये नोट करेंगे। बाह्य परिपथ में, ये कार्बन बर्स है, ये इस कम्यूटेटर के ऊपर लगाए जाते हैं, इस सेगमेंट के ऊपर, और ये फिसलता हुआ इसके ऊपर जो ये बर्स है ये तो स्थायी रहते हैं और कम्यूटेटर आर्मेचर की शाफ्ट के ऊपर लगा होता है तो ये घूमेगा तो ये जो ये पत्तियां हैं ये सेगमेंट ये घूमेंगी तो ये कार्बन बर्स इसके ऊपर फिसलता हुआ संपर्क बनाएगा। तो हम नोट करेंगे बर्स कम्यूटेटर पर फिसलता हुआ संपर्क बनाते हैं। कैसा संपर्क बनाते हैं? फिसलता हुआ संपर्क बनाते हैं। अब इस बर्स का कार्य क्या होता है कि ये बर्स होता है डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसे बाह्य परिपथ में प्रदान करने के लिए। तो हम नोट करेंगे डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को बाह्य परिपथ में परिपथ तक पहुंचाने का काम करता है। क्या काम करता है? बाह्य परिपथ में यानी बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? बर्स। अब बर्स किस धातु का बना होता है?
अब बात करें हम कि जो ये ब्रश होता है, ब्रश किस धातु का बनाया जाता है। ब्रश छोटी मशीनों के अंदर, छोटी मशीनों में कार्बन के वह बड़ी मशीनों में कार्बन प्लस तांबे के मिश्रण का बनाया जाता है। इसके बनाए जाते हैं कार्बन प्लस तांबे के मिश्रण के। तो मैं थोड़ा नोट नहीं करूंगा, वैसे थोड़ा बोल के बताता हूं मैं कि जो ये ब्रश होते हैं कार्बन के क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि एक मुलायम होते हैं, खुद घिस जाते हैं, परंतु जो सेगमेंट होते हैं, ये पत्तियां होती हैं कम्यूटेटर की, इसको नहीं घिसने देता। इसलिए कार्बन ब्रश को घिसने के बाद में चेंज कर देते हैं। अगर हम ये हार्ड होगा और ये सेगमेंट घिस जाएगा तो इसका मेंटेनेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसे ब्रश को हम किस में लगाते हैं, ब्रश होल्डर में लगाते हैं। कि जो ये ब्रश होल्डर है, ब्रश को हम ब्रश होल्डर में लगाते हैं। आइए, ब्रश होल्डर ये किस धातु का बना होता है। जो ये ब्रश होल्डर है ये पीतल का बना होता है। इस धातु का बना होता है पीतल का। जो एक खोखला होता है और इसके अंदर जो ब्रश है ये मुलायम धातु होने के कारण इसे मतलब आकार आयताकार भी दे सकते हैं हम। जैसा आकार चाहिए वैसा आकार देकर इसे इसके अंदर डाल देते हैं। और इसके ब्रश होल्डर में डालने पर एक स्प्रिंग की आवश्यकता होती है। स्प्रिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर इसका दबाव यानी प्रेशर बनाने के लिए। किस लिए होती है, इसका प्रेशर बनाने के लिए। तो हम नोट करेंगे ब्रश पर दबाव बनाने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हम स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। और इस स्प्रिंग का प्रेशर होता है, जो दबाव होता है वो कितना होता है, 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कितना होता है जो ये दबाव होता है, मतलब स्प्रिंग का जो दबाव होता है वो कितना होता है, 0.1 से 0.25। ध्यान देना, 0.1 से 0.21 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। कितना होता है, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार में कि जो ब्रश के ऊपर स्प्रिंग लगाई जाती है प्रेशर के लिए, उसका दबाव कि स्प्रिंग का दबाव कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो कार्बन है, अभी कार्बन कितना घिस जाए कि कितना घिस जाने के बाद में हमें कार्बन को कार्बन ब्रश को चेंज करना चाहिए। जब ये 1/3 या 2/3 शेष रहने पर, या तो 1/3 घिस जाए या फिर 2/3 शेष रहने पर इसे बदला जाता है, चेंज किया जाता है। हम नोट करेंगे कार्बन ब्रश को 1/3 या 2/3, 1/3 घिस जाने पर, ये तो है घिसने पर, 1/3 तो घिस जाने पर या 2/3 शेष रह जाने पर, 2/3
शेष रहने पर बदला जाता है। कब बदला जाता है? या तो 1/3 घिस जाए या फिर 2/3 शेष रह जाए। अब कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता होती है, जो कार्बन धातु को बनाया, इस कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब नोट करेंगे हम कार्बन की विद्युत धारा क्षमता कितनी होती है? इसकी होती है 4 से 6 एम्पियर 6 एम्पियर प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर ना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब बर्ष पर होने वाला विभव पतन कितना होता है? जो ये बर्ष है, अब बर्ष के ऊपर विभव पतन होता है तो नोट करेंगे बर्ष पर होने वाला विभव पतन 1 वोल्ट। कितना होगा? 1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। अब हम बात करें कि बर्ष के अंदर कार्बन बर्ष ही क्यों काम में लेते हैं, कार्बन धातु ही क्यों काम में ली जाती है? क्योंकि ये खुद मुलायम होती है, खुद घिस जाती है, सेगमेंट को घिसने नहीं देती। इसके अंदर एक अवगुण है कार्बन में। कार्बन का अवगुण क्या है? और यहां नोट कर देता हूं मैं, इसका अवगुण है, कि इसका प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च। परंतु तापमान बढ़ने पर ये अवगुण भी इसका दूर हो जाता है। तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, प्रतिरोध निम्न हो जाता है। किसके अंदर एक अवगुण था तो ये अवगुण भी दूर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे बेरिंग। ठीक है, तो हम बेरिंग के बारे में मैं बताऊं आपको। बेरिंग क्या होता है, क्या काम में आता है? बेरिंग मतलब आर्मेचर को या शाफ्ट को घुमाने में सहायता प्रदान करता है, और यह छोटी मशीनों में बुश बेरिंग व बड़ी मशीनों में बॉल या रोलर बेरिंग काम में लेते हैं। ठीक है, बेरिंग का कार्य क्या है कि शाफ्ट या आर्मेचर को घुमाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके अंदर छोटी मशीनों में बुश बेरिंग काम में लेते हैं और बड़ी मशीनों में बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट अपना कूलिंग फैन। कौन सा है? कूलिंग फैन। 7 नंबर आएगा कूलिंग फैन। अब कूलिंग फैन का कार्य क्या है? कूलिंग फैन का कार्य है कि वाइंडिंग को ठंडा करना।
कूलिंग फैन बना किस धातु का होता है? कास्ट आयरन का। लगा कहाँ होता है? पीछे की तरफ, कम्यूटेटर के जस्ट विपरीत। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका कार्य वाइंडिंग को ठंडा करना। इसका कार्य है वाइंडिंग को ठंडा करना। बना किस धातु का होता है ये? कास्ट आयरन। किस धातु का होता है? कास्ट आयरन का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 8 नंबर, आई बोल्ट। अब आई बोल्ट क्या होता है? बॉडी योक के ऊपर एक हुक नुमा ऐसे गोल सा बना हुआ होता है हुक। इसका कार्य है कि डीसी जनरेटर को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मतलब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेड पोल। अब बेड प्लेट क्या होती है? डीसी जनरेटर के जो बेस होता है नीचे, जैसे हम पैर, मतलब इस आकार का बना होता है। एक ये बॉडी है और जो इस तरह का होता है ये होती है बेड प्लेट, और इस प्रकार का होता है, ये होता है आई बोल्ट। ठीक है, जो इस प्रकार की होती हैं, जो कसने के लिए काम में ली जाती हैं, इसलिए इसे बेड पोल। ये किस धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, अब हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल समीकरण, उसके बाद में डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, और नेक्स्ट होगा विद्युत वाहक बल समीकरण। तो ये दोनों टॉपिक कल कराऊंगा। तो हमारे निरंतर वीडियो के साथ में बने रहिए और इसे देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइबर करते रहो। आपको जो भी कोई समस्या हो, मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, हमने डीसी जनरेटर का पूरे भाग कंप्लीट कर लिए। शुरू से एक बार मैं रिवीजन करता हूँ पूरे भागों के। बॉडी जो कास्ट आयरन की बनी होती है या कास्ट स्टील की, ये बड़ी की कास्ट स्टील की, छोटी की कास्ट आयरन की। नेक्स्ट आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, फिल्स पोल होते हैं, और बर्स या बर्स होल्डर होते हैं, आई बोल्ट होता है, बेरिंग होते हैं, बेड प्लेट होती है। ठीक है, हमने डीसी जनरेटर के बाद कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आएगा उत्पन्न विद्युत वाहक बल समीकरण और इसका डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। ठीक है, आप बने रहिए मेरे सभी वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।